नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिशोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। दोस्तों अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। और ये कैसे भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में बांटे गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहला क्या है भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या है दोस्तों रासायनिक अधिशोषण। दरअसल अधिशोषक व अधिशोष के बीच बनने वाले बंध के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण या इसी को हम लोग वांडर वाल अधिशोषण भी कहते हैं, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में दोस्तों जो बॉन्ड बनता है वो वांडर वाल बंध बनता है। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों भौतिक अधिशोषण या वांडर वाल अधिशोषण कहते हैं। दूसरा क्या है रासायनिक अधिशोषण या रसो व शोषण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों भौतिक अधिशोषण क्या है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, जो पॉइंट वाली बात है, भौतिक अधिशोषण में वांडर वाल बंध बनता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में एक रासायनिक बंध बनता है जिसे हम लोग रसो व शोषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों भौतिक या वांडर वाल अधिशोषण है क्या, यानी फिजिकल और वांडर वाल्स एडजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जरा हम लोग समझते हैं। भौतिक या वांडर वाल अधिशोषण, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण, हमने क्या कहा दोस्तों, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण कमजोर वांडर वाल बलों से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक, और यह निम्न ताप पर अक्रिय सतहों पर ही होता है। दोस्तों भौतिक अधिशोषण का मतलब क्या होता है, जरा आप माइंड को कंसंट्रेट करके समझिएगा। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण, दोस्तों जो पदार्थ, जैसे हम अगर चौक से बोर्ड पर लिखते हैं तो जो चाक के कण होते हैं दोस्तों बोर्ड की सतह पर बैठ जाते हैं, तभी तो लिखाई होगी। ठीक, तो वो दोस्तों जो चाक के कण बैठ रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोष कहेंगे, और बोर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण कमजोर वांडर वाल बलों से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण कहलाता है। फिर दोस्तों कहा जा रहा है यह निम्न ताप पर अक्रिय सतहों पर ही होता है। ये बात समझ में आई। अब आपसे कोई दोस्तों पूछता है भौतिक अधिशोषण यानी वांडर वाल अधिशोषण क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जब अधिशोषक और अधिशोष के कणों के बीच कमजोर वांडर वाल बल से जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं तो उन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। चलिए इनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, लक्षण के बारे में जानते हैं। दरअसल कई पॉइंटेड बातें हैं जो इनके लक्षणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे अविशिष्ट प्रकृति यानी कि नॉन स्पेसिफिक नेचर। अविशिष्ट प्रकृति दोस्तों क्या है, जरा इसका मतलब समझते हैं हम लोग। कोई भी गैस किसी भी पदार्थ की सतह पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी गैस किसी भी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। कोई भी गैस किसी भी पदार्थ की सतह पर दोस्तों अधिशोषित हो सकती है। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए गैस की प्रकृति। अच्छा, ये अविशिष्ट प्रकृति का मतलब आप लोग समझ गए। कोई भी गैस किसी भी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, यही मतलब होता है दोस्तों अविशिष्ट प्रकृति। लेकिन रासायनिक में आप ऐसा नहीं देखेंगे। अब गैस की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ गैस, अधिक क्रांतिक ताप वाली गैस अधिक अधिशोषित होती है क्योंकि उनके अणुओं के बीच अधिक वांडर वाल बल कार्य करता है। बात समझ में आ रही। अधिक क्रांतिक ताप वाली जो गैस होती है दोस्तों अधिक अधिशोषित होती है क्योंकि उनके अणुओं के बीच अधिक वांडर वाल बल कार्य करता है। जैसे उदाहरण तौर पर SO2 है, NH3 है, HCl है, CO2 है आदि गैसें। फिर दोस्तों H2O2 N2 की अपेक्षा अधिक सरलता से अधिशोषित होती है। ठीक, तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं भौतिक अधिशोषण के बारे में, गैस की प्रकृति के बारे में जान पाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों अधिशोषण एंथैल्पी यानी एडजॉर्प्शन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों होता है दुर्बल वांडर वाल बंध बनने के कारण डेल्टा H का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। दोस्तों जो अधिशोषण की एंथैल्पी है, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी है, ये दुर्बल वांडर वाल बंध बनने के कारण डेल्टा H का मान केवल 20 से 40 किलो जूल पर मोल ही होता है बस। क्योंकि दोस्तों दुर्बल वांडर वाल बल है ना, तभी तो ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, उत्क्रमणी प्रकृति यानी रिवर्सिबल नेचर। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी होता है। भौतिक अधिशोषण दोस्तों उत्क्रमणी होता है, क्योंकि गैस ठोस की सतह पर अधिशोषित होंगे, फिर कभी गैस ठोस की सतह पर, तो दोनों की क्रिया में ऊष्मा क्या होगी, निकलती है। फिर देखिए दोस्तों क्या लिखता है, ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दरअसल भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः लासा तेलिए के नियमानुसार भौतिक अधिशोषण का वेग एवं मात्रा घट जाती है। सही बात, लासा तेलिए कहते हैं कि जब ऊष्मा निकलेगी तो ऑटोमेटिक अधिशोषण की क्रिया, कोई भी प्रक्रिया कम हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे दाब का प्रभाव क्या लिखता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें लिखता है दाब बढ़ने से गैसों का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों अगर जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही गैसों का अधिशोषण अधिक होगा। आप जानते हैं इसके पूर्व जब हेनरी लॉ के बारे में हमने बताया था वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पे आप देखेंगे हेनरी लॉ, जब आप देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेनरी लॉ है, जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं उतना ही ज़्यादा गैस द्रव के अंदर घुलती है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, भौतिक अधिशोषण में किसी प्रकार का रासायनिक बंध नहीं बनता, अतः एक भौतिक परिवर्तन होता है। दोस्तों जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें किसी प्रकार का रासायनिक बंध नहीं बनता, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण को हम लोग रसोवशोषण भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों ये रासायनिक अधिशोषण और रसोवशोषण का मतलब क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। रासायनिक अधिशोषण को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रसोवशोषण भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। जब अधिशोष्य व अधिशोषक के बीच, अधिशोष्य यानी जो पदार्थ बैठेगा किसी पदार्थ पर और जिस पर बैठता है उसे हम लोग अधिशोषक। जब अधिशोष्य व अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध बनते हैं तब गैसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए रासायनिक अधिशोषण है क्या, जब अधिशोष्य व अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध यानी सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक एक रासायनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध बनते हैं, तब गैसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखता है नोट पॉइंट में, भौतिक व रासायनिक एक भी हो, भौतिक व रासायनिक एक भी हो सकते हैं। सही बात, इस स्थिति में निम्न ताप पर भी अधिशोषण होता है जो उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण में बदल जाते हैं। दोस्तों भौतिक रासायनिक अधिशोषण की क्रिया एक ही हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भौतिक परिवर्तन है वो किसमें बदल जाता है, वो रासायनिक अधिशोषण में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एग्जाम्पल भी लिखता है दोस्तों, उदाहरण भी लिखता है, जैसे निकिल पर H2 का अधिशोषण होना। ठीक, अब देखिए दोस्तों इनके लक्षण क्या लिखते हैं। विशिष्ट, उसमें अविशिष्ट प्रकृति था, इसमें विशिष्ट प्रकृति है। यदि अधिशोष्य व अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध बन सकता है तो केवल उसी परिस्थिति में रासायनिक अधिशोषण होता है। यानी दोस्तों विशिष्ट प्रकृति में अधिशोष्य व अधिशोषक के बीच जब रासायनिक बंध बनेगा तो उसी परिस्थिति में रासायनिक अधिशोषण होगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ एग्जाम्पल अच्छा खासा लिखता है, जैसे PD पर H2 का अधिशोषण होना ही विशिष्ट प्रकृति होता है और रासायनिक अधिशोषण होता है। दोस्तों उत्क्रमणी प्रकृति यानी रिवर्सिबल नेचर, ये क्या लिखता है इसमें, रासायनिक परिवर्तन होने के कारण गैस अधिशोषक से अलग नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है। रासायनिक परिवर्तन होने के कारण गैस अधिशोषक से अलग नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है। रासायनिक अधिशोषण होगा दोस्तों, गैस अगर एक बार बैठ गया तो फिर अलग नहीं हो पाएगा। अधिशोषण की एंथैल्पी यानी जो ऊष्मा संबंधित एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखता है, मजबूत रासायनिक बंध बनने के कारण, ये मजबूत बॉन्ड बनते ही हैं, डेल्टा H का मान अधिक होता है। कितना होता है, 80 से 240 किलोजूल पर मोल होता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर गैसों की प्रकृति क्या लिखता है, क्रांतिक ताप में परिवर्तन का रासायनिक अधिशोषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोस्तों रासायनिक अधिशोषण हो रहा है तो उस पर क्रांतिक ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। दोस्तों जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही रासायनिक अधिशोषण का मान क्या होता है,
अधिक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में सीख पाए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।